आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत। चौथी पास राजा की इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आज की ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। और ये अध्याय है चौथी पास राजा, देश के राजा के ऐशो आराम की। और इस ऐशो आराम के खिलाफ जिस प्रकार से इस देश के राजा ने, चौथी पास राजा ने अपने ऐशो आराम पर देश के मतदाता का, देश के टैक्स पेयर का, देश की जनता की खून पसीने की कमाई को अपने ऐशो आराम पे उड़ाया है, उस ऐशो आराम पे खर्च किए गए एक एक पाई का हिसाब मांगने के लिए आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन प्रोटेस्ट और प्रदर्शन की विस्तार से चर्चा करने से पहले चौथी पास राजा के ऐशो आराम पर क्या क्या खर्च किए गए उस पर चर्चा करनी अति आवश्यक हो जाती है। ये देश का राजा, चौथी पास राजा, इनके लिए जो महल बनाया जा रहा है, वो महल शायद शाहजहां ने भी जब ताजमहल बनाया था तब इतना पैसा नहीं खर्च किया गया होगा जो इस राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपको जानकर अचंभा होगा कि अनुमान लगाए जा रहे हैं कि 1300 करोड़ रुपए इस राजा के महल के लिए, देश के राजा, चौथी पास राजा के महल के लिए खर्च किया जा रहा है। आपकी गाढ़ी कमाई, आपकी खून पसीने की कमाई। इस राजा ने जब कर्नाटक में आईआईटी का उद्घाटन किया तो उस 1 घंटे के उद्घाटन पे 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 1 घंटे के उद्घाटन के लिए 10 करोड़ रुपए फूंक दिए गए। यही चौथी पास राजा जब पूरे दुनिया में भ्रमण करते हैं तो एक 8,400 करोड़ के एक आलीशान जहाज में सफर करते हैं। यह 8,400 करोड़ का जहाज देश की जनता के पैसे से खरीदा गया जहाज है। यही चौथी पास राजा जब विदेशों में सफर करते हैं तो बताया जाता है कि इनके विदेशी दौरों पे देश के टैक्स पेयर का लगभग 1500 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यही चौथी पास राजा जब अपने घर की मरम्मत कराते हैं तो उनके घर के एक छोटे से हिस्से की चूना पोताई पर, केवल सौंदर्यीकरण पर 90 करोड़ रुपए खर्चे गए। यही चौथी पास राजा जब मात्र 1 दिन के योगा इवेंट के लिए कर्नाटक जाते हैं तो उस इवेंट में 56 करोड़ रुपए उनकी इवेंट की सजावट पे और उनके ऐशो आराम पे खर्च किया जाता है। ये ऐश की जिंदगी है, ये मौज की जिंदगी है। और देश का पैसा कैसे एक राजा के ऐशो आराम पे लुटाया जा रहा है, ये उसकी कहानी है। इसी ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के राजा, चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के टैक्स पेयर की, देश के आम आदमी की गाढ़ी कमाई, खून पसीने की कमाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी एक व्यापक प्रोटेस्ट करने जा रही है। और यह व्यापक प्रोटेस्ट कल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस चौथी पास राजा को, इस देश के, इस चौथी पास राजा को इस देश के एक छोटे से सूबे के एक छोटे से मुख्यमंत्री से डर भी बहुत लगता है। इस छोटे से सूबे के छोटे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। और उस मुख्यमंत्री से इस राजा को, चौथी पास राजा को बहुत डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री अपने सूबे में खूब तरक्की कर रहे हैं, खूब बढ़िया काम कर रहे हैं। इनकी जनता खुश है, जनता वाहवाही करती है, क्योंकि इस छोटे से सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री ने
चौथी पास राजा की नाक के नीचे रहते हुए बहुत सुंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाया, जहां पर लोगों की दवा इलाज बिल्कुल मुफ्त है, लोगों का शानदार इलाज होता है। इसी मुख्यमंत्री ने आलीशान स्कूल बनाए जहां गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती। इस मुख्यमंत्री ने अपने सूबे में मुफ्त बिजली दी है, मुफ्त पानी दिया है और अपने सूबे के लोगों को एक सम्मानजनक जीवन जीने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रदान करी है, एक बहुत बेहतरीन अवसर प्रदान करा। और शायद इसीलिए सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री से ये चौथी पास राजा थोड़ा डरता है, थोड़ा घबराता है। और इसी के चलते आज ये राजा अपने देश के एक छोटे से सूबे और उस सूबे के छोटे से मुख्यमंत्री के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस राजा ने अपने दोस्त के माध्यम से खूब हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाए हैं। अपने खास दोस्त को सारे ठेके दे दिए, बिजली का ठेका दे दिया, कोयले का ठेका दे दिया, सी पोर्ट दे दिए, एयरपोर्ट दे दिए। और ये सारे ठेके जब अपने एक दोस्त को दे दिए, उसका नतीजा है कि आज देश भर में बिजली महंगी होती जा रही है, देश भर में महंगाई होती जा रही है और देश भर में जनता त्राहिमाम कर रही है। जब ये राजा चौथी पास राजा देश का राजा नहीं बना था तो पेट्रोल 55 रुपए बिका करता था। आज उस देश में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिकता है। इस राजा के राजा बनने से पहले डीजल 45 रुपए प्रति लीटर बिका करता था, आज वो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पहले दूध 36 रुपए प्रति लीटर जनता को मिला करता था, आज वो दूध 60 रुपए प्रति लीटर हो गया। पहले सीएनजी गैस 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज इस राजा के आने के बाद सीएनजी 80 रुपए प्रति लीटर बिकती। सिलेंडर 400 रुपए प्रति लीटर, 400 रुपए प्रति सिलेंडर मिला करता था, आज वो सिलेंडर 1100 रुपए प्रति सिलेंडर हो गया। जनता त्राहिमाम कर रही है और ये इस राजा की अनोखी देन है कि आज उसके देश की जनता को इस महंगाई के आलम में आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। मैं फिर से कहूंगा, आधार कार्ड की नहीं उधार कार्ड की आवश्यकता पड़ गई। और इस राजा ने ये देश की तमाम बुनियादी वस्तुओं को महंगा तो कर दिया, लेकिन इस महंगाई से जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा अपने ऐशो आराम पे खर्च किया। कभी 1300 करोड़ का महल बनाया, कभी 8400 करोड़ का जहाज खरीदा, कभी मात्र एक घंटे के उद्घाटन में 10-10 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी विदेशी यात्राओं पे 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कभी अपने घर के एक हिस्से की चूना रगड़ाई पे 90 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यानी कि देश के खजाने को अपने ऐशो आराम पे खूब लुटाया और उसी के चलते आज देश में त्राहिमाम। आम आदमी पार्टी इस चौथी पास राजा के ऐशो आराम पे खर्च किए गए देश के मतदाता की गाढ़ी कमाई और देश के खजाने को लुटाए जाने के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कल करने जा रही है और देश की जनता, दिल्ली की जनता इस प्रदर्शन में अवश्य जुड़ेगी और हिसाब मांगेगी अपनी एक कमाई का, एक पैसे की कमाई का। कहां होगा, दिल्ली में होगा या पूरे देश में? पीएम हाउस के बाहर भी प्रदर्शन? आपको इसकी सारी जानकारी कुछ ही देर में मुहैया कराई जाएगी, कहां पर होगा, कैसे होगा और किस स्तर पे होगा, इसकी जानकारी थोड़ी देर में आप सबसे साझा करा जाएगी। राघव, एक सवाल और था। दिल्ली सरकार लगातार कल्चर को प्रमोट कर रही है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को बचा रही है, लेकिन एक खबर ये आई है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ है, उनके घर को बनाने के लिए एक 15 शताब्दी का तो तोड़ दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड के जो उपाध्यक्ष हैं वो इस पर जवाब देंगे। मुझे इतनी निटी-ग्रिटीज में दिल्ली जल बोर्ड के एक जो आप बात कर रहे हैं उसकी जानकारी नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक इन्फॉर्म्ड रिस्पॉन्स आपको इस पर मिला जाए। थैंक यू।
आप सबको मेरा नमस्कार। आज एक बहुत ही संगीन मुद्दे के ऊपर ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से जंतर मंतर पर अपने देश का पूरी दुनिया में और तिरंगे का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी धरने पे बैठे हुए हैं। ये वो खिलाड़ी हैं, फोगाट बहनें, पुनिया, जो कि ओलंपिक के मेडल जीत के लाए हैं इस देश के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, कितने गेम्स में ये मेडल जीत के आए हैं और ये धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश पे मैं वहाँ गई, उन लोगों से मिली हौसला बढ़ाने के लिए। तो उन महिला खिलाड़ियों ने जो अपनी आप बीती और अपना दुख दर्द मुझे सुनाया, उसे सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये खिलाड़ी जो इतने सालों इन्होंने इतनी लगन करी, इतनी मेहनत करी और फिर वो इस मुकाम पे पहुंची हैं, और आज जब वो धरने पे वहाँ बैठी हैं तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं है। ये वही खिलाड़ी हैं, जब ये मेडल जीत के लाते हैं देश में तो सब इनके साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने घर बुलाया, सेल्फी ली, इन सब महिलाओं को बोला कि तुम मेरे परिवार की तरह हो। आज जब ये लोग धरने पे बैठी हैं तो प्रधानमंत्री जी इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? ये आरोप जो इन्होंने लगाए हैं, ये कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के ऊपर लगाए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े खिलाड़ी जो इतने मेडल जीत के लाए हैं देश के लिए, उनका यौन शोषण करने की हिम्मत ब्रिजभूषण सांसद को कैसे हुई? तो अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में यौन शोषण करने वालों, बलात्कारियों की कोई कमी नहीं है। चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे कुछ दिनों पहले इनके हरियाणा के मंत्री संदीप कुमार हो, ऐसे अनेकों बलात्कारी भरे पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा बलात्कारी है, उसका ओहदा उतना ही ऊंचा हो जाता है। यही कारण है कि ये जो हमारी कुश्ती संघ की महिलाएं हैं, 1000 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि क्रमबद्ध तरीके से उनका यौन शोषण चल रहा है पिछले 10 साल से। आपको याद होगा कि ये सारे खिलाड़ी जनवरी में भी धरने पर बैठे थे और तब इन्होंने मांग की थी कि इस मुद्दे की तहकीकात की जाए। तब सरकार ने लीपापोती करने के लिए एक कमेटी बना दी। कमेटी जनवरी में बनी थी। कमेटी को 4 हफ्ते में अपना निर्णय देना था। जनवरी बीत गई, फरवरी बीत गई, मार्च बीत गई। अभी तक कमेटी ने क्या तहकीकात की, उसकी क्या फाइंडिंग है, ये किसी को नहीं पता। सवाल तो ये उठता है कि आखिर ये ब्रिजभूषण है कौन? तो देखा जाए, इन ब्रिजभूषण जी का बहुत लंबी हिस्ट्री रही है। इन पे अनेकों केस चले हैं। इनके ऊपर टाडा का केस रह चुका है। टाडा के केस में जो गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की मदद करने के आरोप में ये जेल जा चुके हैं। इनके ऊपर और भी बहुत सारी धाराएं लगी हुई हैं। सेक्शन 332, चोरी की धारा 392, अटेम्प्ट टू मर्डर 307। तो सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री जी की क्या मजबूरी रही होगी कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान को आप कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाएं। आपको कोई और नहीं मिला कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए। और जब ये हमारे इतने जो अकम्प्लिश्ड खिलाड़ी हैं, ये इतने समय से मांग कर रहे हैं कि एफआईआर लिखी जाए, तो एफआईआर लिखने की बजाय
इंक्वायरी की जा रही है कि ये खिलाड़ी कौन है, किसने कंप्लेंट करी है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की दिल्ली पुलिस ये ब्रजभूषण को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने में लगी हुई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का क्लियर ऑर्डर है कि ऐसा कोई ऑफेंस हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसमें इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें फौरन एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन तब भी जनवरी में इनको बैठना पड़ा और अब इनको दोबारा बैठना पड़ रहा है, और इनकी दुहाई सुनने के लिए केंद्र सरकार में कोई तैयार नहीं है। केंद्र सरकार का कोई मंत्री उनके पास नहीं गया, दिल्ली पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं करी। दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो पहले इंक्वायरी करेगी, तो उनको आखिरकार इन महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। वहां सुप्रीम कोर्ट में भी जो सरकारी वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी हमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, और ये महिलाएं बैठी हुई हैं वहाँ पे, सब बहुत दुखी हैं कि ये जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी लगन करी, तब वो कुश्ती के ये मेडल जीत के लाई हैं, और आज जब वो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, 7 महिलाओं ने कंप्लेंट दी है, उनमें से एक नाबालिग भी है, और पॉस्को की भी धारा लगती है, फिर भी एफआईआर नहीं हो रही है। बल्कि खबरें ये भी आई हैं कि उनके नाम लीक कर दिए गए हैं कि किन महिलाओं ने कंप्लेंट करी है, और उन महिलाओं पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले लें। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि वो इस तरह के अपराधी को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर समय किसी ना किसी पे बुलडोजर चलवा देते हैं, वो इस बाहुबली से क्यों डर रहे हैं। हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्रीमान गोलीमार ठाकुर, उनका भी कोई इस बारे में बयान नहीं आया, वो इन खिलाड़ियों से मिलने नहीं गए। हमारी महिला मंत्री स्मृति ईरानी जी जो बात बात पे टिप्पणी करती हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इसका कारण यही है कि ये पार्टी जो वैसे तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो पार्टी आज बलात्कारियों को बचाने के चक्कर में लगी हुई है। और अगर यही चलता रहा तो इस देश के माँ बाप को ये बोलना पड़ेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बजाय भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारियों से अपनी बेटी को हमें बचाना पड़ेगा। ये जो हमारी महिला खिलाड़ी वहाँ बैठी हुई हैं, आप सोचिए ये कितनी अकम्पलिश्ड खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर उनके यौन शोषण के ऊपर सरकार एक्ट नहीं करती है तो वो सारी बच्चियां जो फ्यूचर में खेल के जगत में अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनके माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देंगे। क्योंकि ऐसे केसेस होते हैं तो सबसे पहले लड़कियों पे ही अंकुश लगता है और माँ बाप उनको घर में बैठा देते हैं। जब सेल्फी लेनी हो, फोटो अपॉर्चुनिटी करनी हो, खेल इंडिया, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी फोटो अपॉर्चुनिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे आगे होते हैं। और अब जब ये लड़कियां वहां बैठी हुई न्याय की मांग कर रही हैं तो मोदी जी क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? एक सांसद से क्यों मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी सब डरे हुए हैं? क्यों नहीं एफआईआर हो रही? जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है क्लियर, 2013 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ऐसे केसेस में फौरन एफआईआर होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। डीसीडब्ल्यू ने नोटिस जारी किया है। स्वाति मालीवाल जी ने बोला है कि वो पुलिसकर्मी जिन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज करी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज देश के सामने ये सवाल तो है कि भारतीय जनता पार्टी इन बलात्कारियों को क्यों बचा रही है? भारतीय जनता पार्टी जिसने बिल्किस बानो के केस में भी उन सारे बलात्कारियों को रिहा करा, उनको फूल माला पहनाई, उनको संस्कारी बोला, तो
तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हर समय भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को बचाने का काम करती है। आज मैं आप सबके मार्फत फिर से मोदी जी को और अमित शाह जी को बोलना चाहती हूं कि फौरन FIR कराई जाए, जिससे कि बाकी जो बेटियां जो देख रही हैं इस पूरे किस्से को, बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं इस पूरे किस्से को, उनको हिम्मत मिले कि इस देश में बलात्कारी ऐसे बच के नहीं जा सकते। मेरा इतना ही कहना था। कुछ सवाल हो तो बताइए। थैंक यू। दोस्तों, आज नई दिल्ली या कहें दिल्ली नगर निगम में दूसरी बार मेयर का चुनाव हुआ। 4 दिसंबर जब से चुनाव हुआ था, सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में विजय रही। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन खत्म हुआ, मगर 4 दिसंबर से आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती आ रही है कि मेयर तो हम बनाएंगे। कल तक भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है, मगर मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेंगी। हालांकि ये सबके लिए स्पष्ट है कि उनके पास नंबर नहीं है, मगर आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मेयर की कैंडिडेट का नामांकन कराया। सवाल हुआ क्यों कराया? इसी जगह 3 दिन पुरानी बात है, मुझसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई थी। पिछले मेयर से चुनाव से पहले भी वो जोड़ तोड़ में लगे रहे। हमने कई बार आके मीडिया को बताया, और आज चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनाव से भागे हैं, सरेंडर करके भागे हैं, इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 104 भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाले थे और सारी दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने वाली थी, और इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। या तो लड़ते नहीं, और लड़ रहे हो तो युद्ध से भागते नहीं। ये कैसी बात हुई? लड़ाई भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, बोल रहे हैं हम जीतेंगे, और फिर युद्ध से भाग गए। तो बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय इकाई की नाक कटवा दी आज, कि वो युद्ध से भाग खड़े हुए। और दिल्ली वालों को मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली वालों ने जिनको वोट दिया, जिनके ऊपर विश्वास करके उन्होंने वोट दिया, जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से दिल्ली सरकार चल रही है, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम भी चले, और उसके अंदर नेतृत्व करने की जिम्मेदारी जो है वो शैली ओबरॉय जी को मेयर के रूप में, भाई आले इकबाल को डिप्टी मेयर के रूप में आज दोबारा से दिल्ली की जनता ने एक तरीके से सौंपी है। हम दिल्ली की जनता को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली की एमसीडी के अंदर जो काम शुरू हुए हैं वो अब और गति पकड़ेंगे। जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो जाएगा,
कई गुना स्पीड से कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। और साथ साथ मुकेश गोयल जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। एलजी साहब ने लाभ चाहा, पिछली बार इनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं बनाया, इनका हक था। ये 5 बार के काउंसलर थे, इनका हक मार के गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से किसी और काउंसलर को दिया गया और उस काउंसलर को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। तो मैं बधाई दूंगा मुकेश जी को भी कि उनको अंततः जो है एलजी साहब को मानना पड़ा कि जो सीनियर मोस्ट काउंसलर हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने, और हमारे लिए बड़े जो है लकी रहे कि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बने और भारतीय जनता पार्टी वाले भाग गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।